हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 10वां वर्ग का एक कहानी निबंध है। यह निबंध है जो लिखा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होंगे वह लेखक परिचय वगैरह से ही आते हैं, है ना। किस किताब से भी आएंगे और प्लस जो है कि ऑब्जेक्टिव लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम वगैरह ये सब आता है। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित मतलब गरीब, बैकवर्ड में हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वह उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहां से फिर लंदन गए। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और मध्य प्रदेश में, और प्रारंभिक शिक्षा तो गाँव में ही हुआ, लेकिन बाद में जो बड़ौदा के राजा थे उनके प्रोत्साहन पर, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि किसके प्रोत्साहन पर पढ़ने गए थे न्यूयॉर्क में, तब बड़ौदा के राजा के प्रोत्साहन पर, और वहाँ से फिर लंदन गए। इनके 3 प्रेरक पुरुष हुए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक पुरुष नहीं है, ठीक है। और इन 3 को नाम जो आपको यहाँ पर है, कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा राव फुले। इसके बाद एक और नाम इसमें डाल देगा आपको, और उस नाम को आपको छांट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यह तीनों याद रहेगा, या हो सकता है कि डायरेक्ट डाल देगा कौन इसमें है, 3 को महापुरुष के नाम दे देगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। ये आगे आपको इतिहास में भी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष अलग हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। कैसे? किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे हैं भीमराव अंबेडकर। इनकी प्रमुख रचनाओं में द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इत्यादि प्रमुख है। इसमें 4-5 को किताब का नाम आप मुख्य रूप से याद कर लेंगे। द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया बुद्धिज्म एंड हिज कम्युनिज्म, हु आर शूद्राज। ये सारे किताब ऐसे आप कर लगे तो पूरा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे हमारा है इनका निधन कब हुआ था इनका? तो 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956 में। ध्यान रखिएगा इनका निधन कब हुआ था? दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था। प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह उनकी किस रचना से ली गई है? तो ली गई है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जिसे लाहौर के तोरख मंडल में भाषण देने के लिए बाबा साहेब ने लिखा था। कहाँ के? लाहौर के तोरख मंडल में भाषण देने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको हर विषय की तैयारी कराई जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है, विडंबना की बात है कि आज के जो आधुनिक युग है,
इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं मतलब इसे अच्छा मानते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज जो है वह कार्यकुशलता के लिए, मतलब आप अच्छा कार्य करने वाले कारीगर हो, इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। मतलब अलग अलग लोगों को काम अलग अलग बांटा जाए तो वह समाज ज़्यादा डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जन्म से ही हम किसी को किसी काम में बांध देंगे तो वह व्यक्ति का माइंड विकास नहीं कर पाएगा, तो कैसे वह अच्छा बनेगा। श्रम विभाजन तो होता ही है, आज भी होता है। हम लोग जो है कि पढ़ते हैं, अब भविष्य में हम डॉक्टर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाइएगा, तो श्रम तो बट गया ना कि आप इलाज कीजिएगा। श्रम विभाजन हुआ कि नहीं। आप जो है कि इलेक्ट्रीशियन से इंजीनियरिंग कीजिएगा, बीटेक कीजिएगा तो इंजीनियर बनिएगा, तो पढ़ने के बाद, दुनिया को समझने के बाद न बनिएगा। लेकिन यहाँ जो जाति प्रथा हमारे यहाँ आज भी है ना, जो भी हमारे यहाँ कास्ट बांट दिया जाता है वह जन्म से ही बांट दिया जाता है ना। हर एक आदमी को एक बंधन में जकड़ दिया जाता है, जो ठीक नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। क्वेश्चन 1 नंबर आपका है, देख लीजिए। 1 नंबर स्वरूप क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो वह भी आंसर आपको यहीं से बनेगा कि लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोष कोई कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा इसको। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यह है कि यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अगर दूसरे देशों की बात किया जाए, विकसित देशों की, तो वहाँ भी श्रम विभाजन है, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी हो जाता है। अब सफाई वाला कोई व्यक्ति है तो लोग समझ जाता है कि यह नीच जाति का है, तो लोग जात के नाम पर उसे नफरत करने लगता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कर देता है। विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीचे भी कर देता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो जात के नाम पर भेदभाव होता है वैसा सब देशों में नहीं पाया जाता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, आपको अगर समाज में कुशल बनना है या भविष्य में आपको खुद कुशल व्यक्ति बनना है तो सबसे पहले पढ़ करके, या हम गार्जियन तौर पर हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा करके इस योग्य बना दे कि उसमें किस प्रकार की क्षमता है और किस काम को वह बेहतर तरीके से कर सकता है, इसका वह चुनाव कर सके। क्योंकि हर एक आदमी को अलग तरीके से बनाया गया है। एक आदमी का गुण दूसरे आदमी से मैच नहीं करता है, एक आदमी की क्षमता दूसरे आदमी से मैच नहीं करता है, तो हम जाति के आधार पर किसी काम दे दे वो ठीक नहीं है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है जिसमें सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा बांटा गया है लोगों को, हरिजन या हरिजन में भी कई जातियाँ आती हैं। ठीक है,
या कहिए ओबीसी कहिए, बीसी कहिए, है ना, उसके बाद में जनरल कहिए, तो उसके आधार पर लोगों को काम बांट देता है। ठीक है, बांटने का मतलब यह हुआ कि आप समझ लीजिए कि जो क्या कहिएगा, जो नीच जातियाँ के लोग हैं, हम नाम नहीं चाहेंगे, ठीक है, उनका काम बचपन से ही, जब वो थोड़ा सा सियाना हो जाता है तो उनके माता पिता जो है छोटे छोटे काम में लगा देते हैं, और छोटे छोटे काम में लगाने का अधिकांशतः यह होता है कि उस बच्चा का पूरा जीवन उसी काम में लगा रहना पड़ जाता है। ठीक है, आगे जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप छोटे, जैसे कि नाई हजाम हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी हजाम जाति से ही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है कि अपने बच्चों को बचपन से ही दाढ़ी या केस काटने में लगा देते हैं, और होता क्या है कि जब वह बड़ा होता है बच्चा, तो चूँकि वह अच्छा शिक्षा नहीं ले पाया रहता है, जिस कारण अब ज़िंदगी भर उसको वही हजाम जाति के काम यानी कि दाढ़ी केस पर ही करना पड़ता है, आगे वह काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे कामों को ज़्यादातर लोग जो करने लगते हैं बचपन से, जैसे नहीं पढ़ाई की और काम में लग गए, तो उनके सामने बेरोजगारी इसलिए हो जाता है कि उनको उस काम के अलावा दूसरा काम आता नहीं है, तो ज़िंदगी भर वह अपने पेशा से बंध जाते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। देखिए, अगर आपको पेशा, देखिए अभी तो उद्योग, अभी जानते हैं आप लोग, औद्योगिक युग है, इंटरनेट का ज़माना है, हर रोज़ हर चीज़ बदल रहा है। ठीक है, पहले जो होता था वो आज नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो आज हो रहा है वो आज से 10 साल बाद नहीं होगा। तो उस समय हम सभी लोगों को काम करने का तरीका बदलना पड़ता है। जैसे आपको पहले, आप सभी लोग दूर दूर से हैं जो इससे जुड़े हुए हैं हमसे, तो वही बच्चे हमसे जुड़ पाते हैं जो क्या कहिए यहाँ पर आ पाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ पढ़ने। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज दूर दूर रहकर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। तो जो व्यक्ति छोटा काम करता है, अगर उसको पेशा बदलने की आवश्यकता होती है, अगर वह मशीन चलाना नहीं जानता है, ठीक है, अगर वह ऑन ऑफ बटन नहीं समझ पाएगा, तो फिर वह कैसे अपने पेशा को आगे बढ़ा पाएगा, जो उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए लेखक जो हमारे हैं, निबंधकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसकी पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत क्यों न हो। हमारी जो हिंदू जाति है वह लोगों को जैसे कि आप अगर उच्च कास्ट से हैं, ठीक है, तो अगर आप नीचे वाले कास्ट के काम शुरू कर दीजिएगा तो लोग आपको जो है कि ताना मारना शुरू कर देते हैं कि ऊंची जाति को होकर के जो है कि यह बैंड का काम कर रहा है, तो चप्पल की दुकान खोल लिया हुआ है, तो ये कर लिया वो कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो हिंदू जाति है वह भी क्या कहिए जाति बदलने की, पेशा बदलने की इच्छा अनुमति हमको नहीं दिया हुआ है। जन्म से ही हमारा पेशा निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि भारत में जाति प्रथा जो है कि बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। तो जाति प्रथा जो है कि पेशा बदलने की अनुमति न देकर के बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कार्यकुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह
निर्विवादित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। देखिए, जाति प्रथा के विषय में यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझाना चाहे हैं कि व्यक्ति को अगर उसके रुचि वाला काम नहीं मिले, जिसमें उसका मन दिल दिमाग नहीं लगता हो, तो व्यक्ति उस काम में बेटर नहीं कर सकता है। बेटर मतलब अच्छा नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जाए, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा। अगर पढ़ने का मन आपको लगता है, पढ़ने में मन लगता है, तो दिन भर रात भर आपको जितना मेहनत करना पड़े, मेहनत करने से थकिएगा नहीं। वैसे ही किसान है, जिस किसान को खेती करने में मन लगता है, उसको दिन रात भी खेत में रहना पड़ जाए तो उसको दिक्कत नहीं है। वो टाइम नहीं देखता है कि हाँ हम 2 घंटा से खेत में है, नहीं, हमको काम ख़त्म करना है, वह देखता है। आप लोगों में जो बच्चे पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं, वह बच्चे यह सोचते हैं कि नहीं, हमको यह लेसन आज कंप्लीट करना है, तो वह वीडियो पूरा देखेंगे या लेसन पूरा पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जहाँ कोचिंग या स्कूल जाते हैं क्लास अटेंड करेंगे। और वह बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वह सबसे पहले स्कूल लेट से पहुंचेंगे, कोचिंग लेट से पहुंचेंगे और टाइम देखते रहेंगे कि कब 3 बजेगा, कब 4 बजेगा, कब छुट्टी होगा, कब टिफ़िन होगा। इस सारे चीज़ों में वह टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो इस तरह से काम आगे भी आपको, जो भी आप पेशा से जुड़िएगा, अगर उसमें आपको मन लगता है तो आप काम को बेहतर तरीके से करिए। काम कोई ख़राब नहीं होता है, ठीक है। अगर काम हम मेहनत से करें, बेहतर तरीके से करें, तो हर एक कामों में हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वह तभी कर सकते हैं जब मेरा मन लगता हो। अगर मन नहीं लग रहा है तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो हम और आप यही समझिए कि अपने बच्चों को या खुद अपने को इतना ट्रेंड करें कि हम अपने निर्णय खुद ले सके, दबाव में निर्णय नहीं लेना पड़े। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या होगा। मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या होगा, एक क्वेश्चन ही बनेगा यहाँ पर कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मेरा उत्तर क्या होगा, मतलब आदर्श समाज क्या होगा। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर आधारित होगा। स्वतंत्रता होगा मतलब हर एक आदमी को अपना पेशा चुनने का और अपने पेशा में काम करने की स्वतंत्रता होगा। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। क्या यह ठीक नहीं होगा? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब कोई भी परिवर्तन करना चाहे समाज में तो आसानी से हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रचना के प्रति सजग रहना चाहिए। सभी व्यक्तियों को बहुविध हितों की सबका भाग होना चाहिए। मतलब जो भी काम हो उसमें सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। मतलब हमारे जैसे दूध पानी में मिला देते हैं तो दूध का रंग पानी में और पानी का रंग दूध में मिल जाता है, वैसे ही मनुष्य को मनुष्य के साथ मिल जाने के चाहिए। जैसे कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस बिरादरी से इसे मतलब नहीं रखना चाहिए, आदमी को काम से मतलब रखना चाहिए, वैसा समाज ही हमारा लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। देखिए, लोकतंत्र में आवश्यक है कि हमारा जो साथी है, जो हमारे साथ रहता है, काम करता है, उनके प्रति हमारा श्रद्धा हो और सम्मान हो। तो इस तरह से आपका यह वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। इसको 2-3 बार आप सुनिए बढ़िया से, ठीक है। और सुनने के बाद किताब को एक बार रीडिंग मारिए बढ़िया से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। जो इसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव्स का होगा उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब